हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस के ऊपर। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने जितना स्कोर किया है उतना कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता दीजिएगा, जिससे अगले दिन आपका नाम अनाउंस किया जाएगा। और आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। तो आप दो काम करिएगा, पहला तो आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सेकेंड थिंग कि आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। आई रिक्वेस्ट टू यू। अब मैं अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। देखिए हमारे जो भारतीय संविधान है भाग 2 में, ठीक है, भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक लेकर नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। और भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता है। और कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ये नागरिकता ली गई है, ठीक है। यानी कि भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक और एकल नागरिकता हमारे भारत में है। तो ये हमें 3 बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है। देखिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 चीजों का होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि हम 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन सा प्रकार है? जन्म से, सेकंड है वंशानुक्रम से, थर्ड है देशीकरण के माध्यम से, चौथा है पंजीकरण के माध्यम से, और पांचवा है भूमि अर्जन के माध्यम से, ठीक है। तो 5 प्रकार से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो उपयुक्त 3, ठीक है, उपयुक्त सभी जो है यानी 3 जो है ये तीनों सही है, यानी जन्म, वंशानुक्रम, देशीकरण। अगर इसमें होता पंजीकरण और भूमि अर्जन तो वो भी सही होता है। यानी 5 प्रकार से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। देखिए 7 वर्षों तक कोई व्यक्ति अगर भारत से बाहर है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी। नेक्स्ट है हमारा, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधानों का वर्णन किस अनुच्छेद में। देखिए पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत में आया है तो इसमें नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख आर्टिकल नंबर 6 में है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 11 में है, संसद जो है नागरिकता संबंधी प्रावधानों को बनाएगी। और आर्टिकल नंबर 9 में क्या है? आर्टिकल नंबर 9 में है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर दूसरे देश की नागरिकता वो ले लिया है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और वहां से उसने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिया तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल नंबर 8 में है कि कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या कोई बुजुर्ग जो है वो भारत में रहे हो, उसे क्या है, अगर वो दूसरे देश में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारे यहाँ 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता संबंधी आर्टिकल का उल्लेख है। 5वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। देखिए भारत के संविधान में पहले 7 थे, लेकिन अब टोटल कितने? 6 हैं। संपत्ति का जो अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का वो हट गया है। तो अब टोटल कितने मौलिक अधिकार है? टोटल 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलोकित किया गया है, ठीक है। तो हमारे संविधान में भाग 3 जिसमें कि मौलिक अधिकार का उल्लेख है यानी फंडामेंटल राइट, ठीक है, उसको जो है सबसे ज्यादा माना गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट हम लोग जानते हैं कितना हम लोग के लिए जीने के लिए हम लोग के लिए जरूरी, ठीक है। हर जगह अपने राइट्स का पता होना लोगों को बहुत ही जरूरी होता है। तो फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया हमारे संविधान में। इसका करेक्ट आंसर जो होगा भाग 3 होगा। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो देखिए मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये संरक्षक क्यों होता है इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए क्या होता है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स का हम लोगों के हनन हो रहा है तो क्या होता है, हम जो है कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो कोर्ट को माना जाता है। 8वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है केवल किसके माध्यम से। देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल और केवल संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है। संसद जो है संसद के द्वारा जो है नियम बनाकर ही मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, उसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद निम्न में से भिन्न वर्ग में आता है। देखिए आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 ये क्या है, समता का अधिकार में आता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार आता है, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, और ये समता के अधिकार में आता है। तो इसलिए जो है आर्टिकल नंबर 19 है वो इन तीनों से भिन्न है।
10वां क्वेश्चन है कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए मूल अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सा नहीं आता है। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सही है, समानता का अधिकार ये भी सही है, संपत्ति का अधिकार ये गलत है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी सही है। यानी तीनों सही है, ए, बी और डी। सी जो है संपत्ति का अधिकार वो पहले था मौलिक अधिकार में, लेकिन अब प्रेजेंट में उसे हटा दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 300A में संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया है। 11वां क्वेश्चन हमारा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कौन बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाए थे। कौन बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 चीज़ और बनवाया था। कौन कौन सा चीज़ बनाया था। पहला बनाया था कुतुब मीनार, ठीक है, फर्स्ट कुतुब मीनार। सेकंड क्या बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और तीसरा जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। यानी कि 3 चीज़ हमारे यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। यानी कि फर्स्ट क्या है, कुतुब मीनार है। सेकंड क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है। और तीसरा जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 चीज़ें बनवाया था। 12वां क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। देखिए आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी जो कि लोदी वंश का शासक था, उसी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 13वां क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, बहलोल लोदी था। ठीक है, सॉरी इब्राहिम लोदी था। बहलोल लोदी जो है संस्थापक था। लोदी वंश का संस्थापक जो था वो बहलोल लोदी था, लेकिन जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी है। इसी ने बाबर के साथ युद्ध किया था, और जो है बाबर के साथ युद्ध करने के बाद ये क्या है, खत्म हो गया था, क्योंकि युद्ध में ये मारा गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी, और बाबर जो है विजेता हो गया था। तो लोदी वंश का जो अंत है, यानी कि पूरे सल्तनत का अंत जो है वो इब्राहिम लोदी के द्वारा ही होता है, और बाबर से लड़ाई करने के बाद। जो ए है इसका करेक्ट आंसर है, ये अंतिम शासक था। 14वां क्वेश्चन है जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया। तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। देखिए जनगण मन जो है सर्वप्रथम 1911 कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसी में जो है जनगण मन को गाया गया था। तो इसका ए आंसर जो है वो करेक्ट है, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे कई ढेर सारे, तो उसमें से कलकत्ता अधिवेशन था जो कि 1911 में हुआ था। वहीं पे जनगण मन को पहली बार गाया गया था। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि जनगण मन को गाने वाला सबसे पहला कौन था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा ये गाया गया था 1911 कलकत्ता में। 15 क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा है। तो अकबरनामा जो है वो कौन लिखा है, तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 16 क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो हैं वो कौन है, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक एक बुक लिखी थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। 17 क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है। देखिए अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य, उन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा था। इनका विष्णुगुप्त भी इनका नाम कहीं कहीं पे मिलता है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। और किस पर ये बुक लिखी गई, तो ये राजनीतिक पर। ठीक है, ये राजनीतिक पर ये बुक लिखी गई है। मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक के बारे में अर्थशास्त्र की कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है। 18 क्वेश्चन है नासा का फुल फॉर्म क्या है। तो हमें करेक्ट आंसर बताना कि नासा का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका हमें बताना है। देखिए पहला है ए है इसका करेक्ट आंसर, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म है नासा का। 19 क्वेश्चन है विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। देखिए इसमें क्या है, 180 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, 180 देशों ने भाग लिया था। तो इसमें भारत का स्थान क्या है, 2020 में 142 है। ठीक है, 142 भारत का स्थान है। लेकिन 2019 में भारत का स्थान क्या था, 140 था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2019 में विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान क्या था। तो आपका आंसर होगा कि 2019 में 140 था और 2020 में 142 है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। 20 क्वेश्चन है माउंट मैटरहर्न, यहाँ पे मैटर होगा, मैटरहर्न पर्वत किस देश से संबंधित है। माउंट मैटरहर्न पर्वत किस देश से संबंधित है, इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। देखिए माउंट मैटरहर्न जो पर्वत है वो स्विट्जरलैंड से संबंधित है। ठीक है,
स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा माना जाता है? माउंट मैटरहॉर्न पर्वत माना जाता है। देखिए इसने क्या किया था स्विट्जरलैंड ने, माउंट मैटरहॉर्न पर्वत पर इंडिया का फ्लैग, ठीक है, इंडिया का जो फ्लैग है उसको जो है फहराया था। कब? कोरोना 19 से मतलब कि वो प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया वालों को स्विट्जरलैंड ने इसके सम्मान में, भारत के सम्मान में अपने जो पर्वत है उस पर कौन सा ध्वज अपना वो फहराया था? भारत का तिरंगा, ठीक है। तो माउंट मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड का है, उसने भारत के तिरंगे को फहराया था। 21 क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज जो दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम कुछ जान लेते हैं कि पंचायती राज दिवस के बारे में। देखिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा पंचायती राज का गठन हुआ था, और उसी दिन 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज का गठन हुआ था। उसी दिन से क्या हुआ, हर 24 अप्रैल को हमारे देश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 22 है, स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? देखिए इस बार पंचायती राज दिवस में 24 अप्रैल में पंडित हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने क्या किया कि स्वामित्व योजना जो है उसको शुभारंभ किया। और वो किससे संबंधित है स्वामित्व योजना? देखिए अगर आपसे पूछा जाता है तो स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब हुआ है, तो आप बताएंगे 24 अप्रैल को हुआ है इस बार 2020 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। और इसका मतलब इसका मोटो क्या था इस योजना का? तो इसका मोटो था कि गांवों की हर संपत्ति की ड्रोन मैपिंग कर झगड़ा समाप्त करना, ठीक है। गांवों की जितनी भी संपत्ति है, ठीक है, वहाँ पे ड्रोन मैपिंग करके, वहाँ पर देखिए गांव में क्या होता है, अक्सर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, नाली के लिए, कुछ किसी मतलब गली के लिए हमेशा लड़ाई हुआ करता है। तो ड्रोन मैपिंग के द्वारा क्या होगा, सब निगरानी किया जाएगा संपत्ति का लोगों के, और उसको जो है उस झगड़े को क्या किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। 23rd क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए किस केमिकल का छिड़काव कर रही है? जो भारत है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए NaClO यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए किस केमिकल का छिड़काव हो रहा है, तो आप बताएंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड। 24th क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या है? देखिए जो मलेरिया दिवस है, पहले हम देखते हैं कि मलेरिया दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है। तो मलेरिया दिवस हर बार 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो है मतलब भारत जो है उसने एक लक्ष्य बनाया कि 2030 तक हमारे देश को मलेरिया मुक्त करना है। मलेरिया क्या है? एक संक्रामक बीमारी है जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये जो है हर 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, ठीक है। क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी इसका थीम है। तो जो बी है इसका करेक्ट आंसर है, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी इसका थीम है। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि 24 अप्रैल को क्या है, पंचायती राज दिवस है, 25 अप्रैल को क्या है, मलेरिया दिवस मनाया जाता है, इस बार का थीम क्या है, तो आप बताएंगे जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, ठीक है। यहाँ पे होगा विथ मी, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट में रखना कि जीरो मलेरिया था और स्टार्ट विथ मी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया को कब तक भारत से खत्म करना, तो आपका लक्ष्य क्या होगा, मतलब लक्ष्य क्या है, तो 2030 इसका लक्ष्य है, ठीक है। 2030 तक मलेरिया को किसी भी हाल में भारत से खत्म करना है। 25 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर की पहली फिल्म क्या थी? देखिए हाल ही में अभी क्या है, अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान, ठीक है, इन लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस बार जो है ऋषि कपूर जो है उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बारे में क्वेश्चन जो है जरूर से ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके याद रखने हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इनकी पहली फिल्म क्या थी। देखिए इनकी पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर। इसमें क्या था, इनको बाल कलाकार के रूप में ये दिखे थे, किसमें, मेरा नाम जोकर। तो इनकी पहली फिल्म क्या थी, मेरा नाम जोकर इनकी पहली फिल्म थी, जिसमें इनका किरदार किसका मिला था, बाल कलाकार का किरदार मिला था। तो हमें इतनी बातें याद रखनी है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन इस बार जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। 26 क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया?
इसमें ये बताना है कि मणिपुर जो है, मणिपुर राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मतलब किस जो जीआई टैग काले चावल को दिया गया है उसमें क्या चीज़ मिलावट होता है, किस लिए इसे काले चावल बोलते हैं। देखिए जो काला चावल है ये मणिपुर का है, ठीक है। किस राज्य का है, मणिपुर राज्य का है। और इसमें जो है किस चीज़ की मात्रा होती है जिससे ये काला हो जाता है, तो इसमें एंथोसायनिन पिगमेंट होता है, ठीक है। एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण क्या होता है, जो चावल होता है वो काला हो जाता है, इसीलिए इसको क्या किया गया, जीआई टैग दिया गया मणिपुर के चावल को। तो इसका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 27 क्वेश्चन हमारा है, भारत ने 1 अप्रैल 2020 से कौन सा उत्सर्जक मानक लागू किया है। तो देखिए हमारे देश में पहले BS4 था, ठीक है। 1 अप्रैल से पहले BS4 था, भारत स्टेज 4, ठीक है। क्या BS का नाम क्या होता है, फुल फॉर्म, भारत स्टेज 4 था। लेकिन अब जो है भारत ने 1 अप्रैल 2020 से BS6 को लागू कर दिया, ठीक है, उत्सर्जक मानक के लिए। देखिए BS5 को छोड़कर डायरेक्ट BS6 सिर्फ लागू कर दिया गया। अब क्यों लागू किया गया BS6 को, तो ये हम जान लेते हैं। देखिए हमारे देश में क्या है, हम लोग देखते हैं कि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और पेट्रोल जो है, पेट्रोल से निकलने वाला धुआं होता है, गाड़ियों से जो पेट्रोल से वो निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। और देखिए कार, कितनी ज़्यादा कार हो गई, तो इन सब से क्या है, प्रदूषण कहीं ना कहीं वायु में फैल रहा है इनकी गैसों के माध्यम से, इनसे जो धुआं निकल रहा है। इसीलिए क्या है, भारत ने इसका रोकथाम करने के लिए BS स्टेज 6 को लाया है, जिससे प्रदूषण, मतलब वायु प्रदूषण जो है, जिससे जो कार और मोटर गाड़ी है, इन सबसे जो धुआं निकलता है उससे रोकथाम के लिए। तो ये है BS6 से, ठीक है। 28 क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 कब मनाया गया। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज 2020 जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हमें 3-4 बातें अप्रैल की याद रखनी। पहला क्या है, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल मलेरिया दिवस और 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज दिवस, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमें याद रखनी है। 29 क्वेश्चन है, पेटा इंडिया, यहाँ होगा पेटा इंडिया, पेटा इंडिया ने हाउ टू एनिमल्स अवार्ड किसे प्रदान किया। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि पेटा इंडिया ने हाउ टू एनिमल अवार्ड किसे प्रदान किया। तो हमें इसका करेक्ट आंसर क्या बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, नवीन पटनायक। इनको क्या है, पेटा इंडिया से मतलब कि अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। अब पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है, हम ये देख लेते हैं। पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पेटा का फुल फॉर्म होता है प्यूपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है, प्यूपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। पेटा का फुल फॉर्म क्या है, प्यूपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, इसका फुल फॉर्म है। और इस बार का किसको प्राइज किसको दिया गया, नवीन पटनायक को दिया गया। 30 क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के संदर्भ में किसने, यानी इनमें से किस स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है। देखिए हम पहले बात करते हैं स्टेज से, सारे स्टेज के बारे में। देखिए कोविड-19 में 3 स्टेज है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, हम बात करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है विदेश से आ रहा है, तो और उसमें क्या है, कोरोना संक्रमित देश से वापस आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेज है। सेकंड क्या है, अगर मान लीजिए उस व्यक्ति में कोरोना है और उससे जो मिलने वाले उसके रिश्तेदार हैं, परिवारजन है, उनको भी कोरोना हो जाता है, तो क्या करा जाएगा। तो देखिए मैं पहले तीनों स्टेज को इसको बता देती हूँ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टेज होते हैं। कोरोना वायरस जो होता है महामारी, अगर किसी की व्यक्ति में है तो 3 स्टेज में इसको नापा जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या होता है, देखिए पहला स्टेज ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो विदेश से वापस आ रहा है, ठीक है, और उसमें कोरोना पाया जाता है, तो वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज होगा। सेकंड क्या होगा, अगर उस व्यक्ति में कोरोना है और उससे जुड़ने वाले जो उसके परिजन होंगे और रिलेटिव होंगे उन्हें भी कोरोना हो जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, सेकंड स्टेज कहलाएगा। तीसरा स्टेज जो होता है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्ति जो है ना किसी देश से आ रहे हैं जहाँ पे कोरोना है और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ रहे हैं जिनको कोरोना हुआ है, उनको अगर कोरोना हो जाता है वो क्या कहलाएगा, थर्ड स्टेज। यानी कि इसमें पूछा गया है कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इनमें से किस स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो जो थर्ड स्टेज होता है इसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये है सी, आंसर इसका करेक्ट है। 31 क्वेश्चन है, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए मनुष्य के मेरुदंड में टोटल 31 मतलब 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती हैं, ठीक है, तंत्रिका होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जो होगा 31 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 32 है, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है। देखिए
गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई होती है उसे कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो होती है वो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। और न्यूट्रॉन किसके, ये है न्यूरॉन होगा। ये जो होता है न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका की कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। यानी गुर्दे की नेफ्रॉन है और तंत्रिका की न्यूरॉन है। 33 क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। देखिए मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। थायराइड जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि कौन होता है। तो जो अग्न्याशय होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है और बहिस्रावी भी, यानी दोनों उसके गुण होते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि होता है। 34 क्वेश्चन है, सूखी बर्फ क्या होता है। यानी कि जो सूखी हुई बर्फ होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, सूखी बर्फ होता है। 35 क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है। देखिए जल का शुद्धतम रूप क्या होता है, नल का जल होता है कि वर्षा का जल होता है कि भौम जल होता है कि आशुद्ध जल होता है। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध रूप होता है, ठीक है। तो जो वर्षा वाला जल होता है वो क्या होता है, जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। 36 क्वेश्चन है, दिया सलाई की नोक में होता है। जो दिया सलाई होती है हम लोग देखते हैं जो माचिस की तीली होती है उसमें क्या होता है, आगे जो होता है वो रेड कलर का एक एलिमेंट लगा होता है, पदार्थ लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो फास्फोरस लगा होता है। लेकिन वो कौन सा फास्फोरस होता है, लाल होता है कि श्वेत होता है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होता है या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है। देखिए जो दिया सलाई की नोक होती है उसमें जो है लाल फास्फोरस लगा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए लाल फास्फोरस। 37 क्वेश्चन है, अमोनिया में उपस्थित होता है। तो देखिए अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, इसीलिए अमोनिया में नाइट्रोजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। 38 क्वेश्चन है, एक्वारेजिया सांद्र HNO3 में किसको मिलाकर बनाया जाता है। हम लोग सुनते हैं हमेशा एक्वारेजिया का नाम सुनते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, सोने चांदी को साफ किया जाता है एक्वारेजिया में। तो ये किसको मिलाकर बनाया जाता है, तो इसमें जो है सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, यानी HNO3 और HCl को मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा। 39 क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता के लिए क्या मिलाई जाती है। जो स्टील की कठोरता होती है उसके लिए उसमें मैग्नीज मिलाई जाती है। तो बी जो है उसका करेक्ट आंसर है, मैग्नीज जो है वो स्टील की कठोरता के लिए इसमें मिलाया जाता है। 40 क्वेश्चन है, हॉर्न सिल्वर क्या है। देखिए हॉर्न सिल्वर के बारे में पूछा गया है। तो हॉर्न सिल्वर जो होता है वो AgCl होता है, ठीक है। AgCl को क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 41 क्वेश्चन है, फ्यूज तार किससे बनाई जाती है। जो फ्यूज तार होती है वो किससे बनाई जाती है। तो फ्यूज तार जो टिन होता है वो और शीशा होता है, ठीक है। उन दोनों को मिलाकर फ्यूज तार बनाई जाती है। देखिए हम लोग देखते हैं कि बल्ब जो होता है उसमें फ्यूज तार होता है, ठीक है। तो फ्यूज तार वही वाला फ्यूज तार के बारे में बोल रहा है। तो बहुत ही पतली तार होती है बल्ब में, हम लोग कभी कभी ध्यान से देखें तो ये टिन व शीशे को मिलाकर फ्यूज तार बनाई जाती है। 42 क्वेश्चन है, कपड़ों में जंग व धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जब कपड़े में जंग व धब्बे लग जाते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो एक खट्टा होता है बहुत ही, तो उसमें क्या है ऐसा गुण पाया जाता है कि जिससे धब्बे और जंग को हटाया जा सके। तो ऑक्जेलिक एसिड में कपड़े में जंग व धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 43 क्वेश्चन है, DDI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर बताना है हमें, DDI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे पहले DDI नहीं होगा, देखिए क्या होगा DDT, ठीक है। DDT का फुल फॉर्म क्या होगा। तो DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई होगा यहाँ पे, ट्राई, ठीक है, क्योंकि टी है तो ट्राई होगा, ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन जो होता है वो DDT का फुल फॉर्म होता है, जो कि नालियों में मच्छरों की छिड़काव के लिए डाला जाता है। सॉरी, नालियों में क्या किया जाता है जब मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, उन मच्छरों से बचाव के लिए DDT का छिड़काव जो होता है वो नालियों में किया जाता है, वही होता है DDT, जिससे कि आप मच्छरों से बचने के लिए DDT का छिड़काव नालियों में किया जाता है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन इसका फुल फॉर्म होता है। 44 क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो देखिए गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसने क्या किया था, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था, ठीक है। और इसने क्या किया था, कुतुब मीनार बनवाया था और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। तो इसका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम शासक कौन थी। ऐसी कौन सी शासिका थी जो कि
उत्तर भारत में पहली मुस्लिम महिला शासक थी, तो उसका नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान जो थी वो भारत में, उत्तर भारत में शासक करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, इल्तुतमिश की ये उत्तराधिकारी थी। ठीक है, रजिया सुल्तान। 46 क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? देखिए, इब्न बतूता जो था अफ्रीकी यात्री था, 1333 में ये भारत आया था। और किसके शासन काल में आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। और इसने रेहला नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, और इसे मोरक्को का यात्री माना जाता है, यानी अफ्रीका में एक कंट्री है मोरक्को, वहां से ये आया था। नेक्स्ट है हमारा 47, शिवाजी के शासनकाल में पेशवा क्या होता है? देखिए, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान होते थे, जिसमें 8 प्रकार के प्रधान होते थे। शिवाजी ने क्या किया था? सबको एक एक पद दिया हुआ था, जैसे कि पत्राचार का एक अलग, विदेश मंत्री एक अलग, तो उसी में एक था पेशवा था। ठीक है, पेशवा जो था सबसे जो मुख्य मंत्री होता था उसे क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। तो मुख्य प्रधान जो होता था पेशवा कहलाता था, जिसे आज प्रधानमंत्री को भी कहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री या मुख्य प्रधान जो था वो पेशवा कहलाता था शिवाजी के शासन काल में, अष्टप्रधान में। 48 क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? देखिए, वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल देश का रहने वाला था। ठीक है, पुर्तगाल का रहने वाला था, और उसी ने जो है भारत में समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज की है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, टीपू सुल्तान की जो राजधानी है वो कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में थी। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। 50 क्वेश्चन है, जाप्ती प्रणाली या हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया था? देखिए, जाप्ती प्रणाली और हड़प नीति जो है वो डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। तो डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने अपने 50 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने स्कोर कितना किया ये ज़रूर से ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कितने में से आपके कितने मार्क्स सही हैं। तो आप लोग अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।